अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ीब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने आज लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उन्होंने अपने साथ बीतने वाले कुछ वाक़यात का ज़िक्र किया। उसके ऊपर बात करेंगे, किन-किन पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने बात की या किस तरह के हालात उन्होंने फ़ेस किए। और फिर आखिर में इस पे एक अहम पॉइंट भी है जिसके ऊपर ज़िक्र करना जिसका इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले नवाज़ शरीफ जब पोस्ट पानामा के बाद जिस तरह के हालात उन्होंने फ़ेस किए, उसके ऊपर पहली मर्तबा उन्होंने गुफ्तगू की है। ख़ास तौर के ऊपर मीडिया ने जो है वो उसकी भरपूर कवरेज भी दी है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अपने इस गुफ्तगू में मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं वहाँ के, उनसे गुफ्तगू में सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जब मेरी अहलिया बीमार थी, यानी कलसूम नवाज़ साहिबा, तो उस हवाले से उनकी बीमारी का बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया और इवन मुझे ये भी कहना पड़ा कि हमारे यहाँ किसी की बीमारी को साबित करने के लिए उसको मरना पड़ता है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो जो उस वक़्त मेरी अहलिया की बीमारी के ऊपर जुमले कसते थे, क्या वो अब इसके ऊपर जवाब देंगे? तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इस मामले के ऊपर नवाज़ शरीफ की अहलिया की बीमारी का जिस शख्स ने मज़ाक उड़ाया वो एतज़ाज़ अहसन थे। फिर उसके बाद 6 जुलाई को जब उनको नैब कोर्ट से सज़ा दी गई, उस मामले के ऊपर बात करते हुए नवाज़ शरीफ ने ये कहा कि मैंने ये कहा कि मैं 1 आध हफ़्ते का मुझे टाइम दे दें, मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँगा और वापस आकर जो है वो मेरी मौजूदगी में सज़ा दे दी जाए। लेकिन इलेक्शन से पहले ये फ़ैसला सुनाया गया और इस सज़ा सुनाने का मकसद ये था कि ताकि मैं डर जाऊँ और फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान ना आऊँ। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ अपने इस गुफ्तगू में मज़ीद ये कहते हैं कि मैंने बीमारी में अपनी अहलिया को छोड़कर पाकिस्तान वापस आया। झूठे मुकदमात मेरे ऊपर बनाए गए। 5 साल तक जो है वो हमने ये झेला है सब कुछ, ये सियासी सोबतें झेली हैं। और एक वाक़या उन्होंने सुनाया कि मरियम नवाज़ यानी जो मेरी बेटी है, उसको मेरे सामने बाय डिज़ाइन यानी मंसूबे के तहत मेरी बेटी को मेरे सामने गिरफ़्तार किया गया। उसका वाक़या नवाज़ शरीफ कुछ यूँ सुनाते हैं कि मैं उस वक़्त जेल में कैद था, मेरी बेटी मरियम मेरे साथ आई और मरियम की बेटी भी उनके साथ थी। तो जब अब मुलाकात के लिए बैठे हुए तो एकदम से जेल हुकाम हमारे पास आए। उन्होंने कहा जी कि नैब टीम आई है मरियम को गिरफ़्तार करने। और फिर नैब टीम ने नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि मेरे सामने मेरी बेटी को गिरफ़्तार क्यों किया? इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये थी ताकि मुझे इस हवाले से कमज़ोर किया जा सके और इसलिए जो है ये बाय डिज़ाइन जो है वो एक बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ़्तार किया गया। और नवाज़ शरीफ आगे चल के मज़ीद ये भी कहते हैं कि इमरान खान के दौर में जो हुआ, यानी जो सियासी तौर के ऊपर इंतकाम का निशाना बनाया गया, इसकी माज़ी में जो है वो कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ ने अपनी इस गुफ्तगू में मज़ीद ये कहा कि जब मैं नैब कोर्ट में था, पेशी थी, तो उस वक़्त मुझे इत्तला मिली कि मेरी अहलिया की तबीयत एकदम बिगड़ गई है और वो आईसीयू में चली गई हैं। तो मैंने जेल सुपरिटेंडेंट से कहा कि आप मेरी लंदन का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे बात करवा दें। लेकिन जेल जो हुकाम है उन्होंने इससे इनकार किया और फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा है मैं बात नहीं करवा सकता। लेकिन फिर जब 2 से 3 घंटे गुज़रे तो मुझे उन्हीं जेल हुकाम की तरफ से ये बताया गया कि मेरी अहलिया फ़ौत हो गई हैं और हमें इसका बड़ा दुख है। और फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ ये कहते हैं कि जब जेल हुकाम ने कहा कि हम ये इत्तला आपकी बेटी को देने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक ही जेल में मुख्तलिफ बैरक्स में बंद थे, तो मैंने जेल हुकाम को रोका और ये कहा नहीं, ये इत्तला मैं खुद जाके जो है वो दूँगा। और नवाज़ शरीफ अपने इस गुफ्तगू में ये भी कहते हैं कि नैब इन इल्ज़ामात को साबित क्यों ना कर सका। और फिर उसके बाद साकिब निसार के हवाले से उन्होंने एक बात की और कहा कि साकिब निसार ने कहा है कि उनकी ऑडियो का फॉरेंसिक भी हो गया है। जिस ऑडियो में इमरान खान के हवाले से वो ये साकिब निसार कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को लाना है और नवाज़ शरीफ को सज़ा दिलवानी है। शौकत सिद्दीकी के हवाले से जो उन्होंने बात की, उस वाक़ये को भी दोबारा दोहराते हुए उन्होंने कहा कि शौकत सिद्दीकी भी ये कह चुके हैं कि मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि नवाज़ शरीफ और मरियम को जेल से बाहर नहीं आने देना। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट
جو اس معاملے کے اوپر بھی جو میرے ساتھ یا میرے اہل خانہ کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں، اس معاملے کے اوپر بھی از خود نوٹس لے آئے روز از خود نوٹسز ہوتے رہتے ہیں۔ ارشد ملک کے معاملے کے انہوں نے کہا کہ جو اس وقت کے چیف جسٹس سے انہوں نے ارشد ملک والے واقعے کے اوپر یہ کہا کہ ان کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ اور پھر تاحیات نااہلی کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جس سپریم کورٹ نے مجھے تاحیات نااہل کیا، جس شک کے تحت، جس آئینی شک کے تحت، اب وہی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ شک جو ہے وہ تو ڈریکونین ہے، اور 5 سال سے جو ہے وہ میرے ساتھ جو سلوک کیا جاتا رہا، مجھے تو سزا دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا گیا، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب ہم ایٹمی دھماکے کر رہے تھے، یعنی 12 مئی 1998 کو جب یہ ملک ایٹمی پاور بن رہا تھا، ہم ایٹمی دھماکے کر رہے تھے، تو اس وقت ہمیں $5 ارب کی آفر آئی، لیکن ہم نے وہ آفر تسلیم نہیں کی، اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ اور نواز شریف آگے اپنی گفتگو کے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ایک ملک کے پرائم منسٹر کو صرف اس وجہ سے نکال دیا گیا، یعنی تاحیات نااہل کر دیا گیا، پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور مجھ سے انتقام لیا گیا، اور لیکن مجھ سے انتقام لیتے لیتے ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، اور جن ججوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ان سے حساب لینا بھی چاہیے اور ان کو اس کا حساب دینا بھی پڑے گا۔ نواز شریف کے جو سابق وزیر اعظم کی جو گفتگو ہے اس کے چند پوائنٹس آپ سے ہم نے شیئر کیے، لیکن اس میں ایک بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ انتقام لیتے لیتے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا، اور جن ججوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں ان کا حساب لینا بھی چاہیے اور انہیں حساب دینا بھی پڑے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شریف فیملی کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا وہ صرف جوڈیشری ہی تھی، یعنی کیا وہ ثاقب نثار ہی تھے، یا ثاقب نثار محض ایک مورا تھے اور اصل کردار کچھ اور تھے؟ مسلم لیگ نون کو اس معاملے کے اوپر شاید دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ جوڈیشری کے اگر اس وقت کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی اگر یہ آزادانہ خود سے فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ شریف فیملی کے ساتھ اس طرح یہ کرنا ہے اور عمران خان کو لے کے آنا ہے، یا ثاقب نثار کا جیسے یہ الزام لگایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کی جانب سے، تو کیا عمران خان کو لانے کا فیصلہ صرف عمران خان کا اپنا تھا، یا یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا پورا منصوبہ تھا اور ایک ڈیزائن کے تحت جو ہے وہ پاناما پروجیکٹ 1 اور پھر پروجیکٹ 2 شروع ہوا، اور اس کے بعد 2018 کی عام انتخابات میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنا کے دی۔ یہ معاملہ بھی جو ہے وہ قابل غور ہے، اور شاید یوں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب صرف ان کا فوکس جو مورے ہیں وہ ہیں، جبکہ ان موروں کے پیچھے جو اصل کردار تھے ان کی حد تک شاید اب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ذرا نرم گوشہ رکھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو بہرحال یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔